हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन पे आप लोगों को कक्षा 10th के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स आपको अपलोड किए जाएंगे, सजेशंस दिए जाएंगे कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बच्चों हम देरी नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम रियल नंबर गणित का जो पहला चैप्टर है बच्चों, वास्तविक संख्या, उसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स बनेंगे हम उसका डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला थ्योरी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है। बच्चों, ये कुछ नहीं कहता है, आप ये एक भाग का प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो जिस चीज़ से हम भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें हम भाग लगाते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और जितना टाइम्स हम क्या करते हैं यहाँ पढ़ते हैं वो भागफल होता है और नीचे जो हमारा बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, समझने के लिए बच्चों जैसे ले लो कि 9 में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 9 हो गया हमारा क्या बच्चों, भाज्य, 2 हो गया भाजक, और 2 को हम कितना टाइम पढ़ेंगे बच्चों, 2 को हम 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 टाइम। तो जितना टाइम पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, तो ये 8 हो गया, और यहाँ हम साइन चेंज करते हैं तो ये शेषफल क्या आ गया, 1। तो 9 आपका क्या हो गया, 9 हो गया भाज्य, 2 हो गया भाजक, 4 हो गया भागफल, और 1 जो बच गया, ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना, भाग जब चेक करते होंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये वही है और भी कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो भाज्य को हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को, ठीक है, कोसेंट बोलते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों भाज्य है ना, भाज्य को हम ए कहते हैं तो ए, भाजक को हम बी कहते हैं बी लिखा हमने, भागफल को क्यों, तो ये हो गया। इसी को हम ये व्यंजक के रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो आपको याद रखना है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक बना लो, फिलहाल तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0 आर एंड बी लिख लो। ठीक है, 0 आर एंड बी लिख लो, लेस देन लगाओ। ठीक है, और शुरू वाले के पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, इसमें इक्वल टू नहीं लगाना है। इस तरह से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा थ्योरी है वो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लैंग्वेज क्या कहता है। ठीक है, लैंग्वेज कहता है बच्चों कि यदि ए और बी दो धन पूर्णांक आपके पास है तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू एंड आर विद्यमान होते हैं जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां ए 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, अब इसको दूसरे लैंग्वेज में ये लिखा गया, ये लैंग्वेज आप देख लेना, एक बार परीक्षा में लैंग्वेज भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछते कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो उसके लिए ये लैंग्वेज, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो, अब हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, यहाँ पे लिया था। देखो, आपको मान लो कि 2 क्वेश्चन ना नंबर दे दिया, 2 और 9 दे दिया। ठीक है, आपके पास 2 और 9 दो पूर्णांक है, ये दिया हुआ है, जैसा कि ये लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि ए एंड बी दो पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 2 से 9 में डिवाइड करते हो। जब 2 से 9 में डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 4 एंड क्या मिलता है, 1। ये मिल गया क्यू, ये मिल गया आर। तो दो पूर्णांक आपको 2 एंड 9 गिवन था, और 4 और 1 दो नई पूर्णांक आप क्या कर रहे हो, आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो वही यहाँ पे लैंग्वेज कह रहा है बच्चों। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि दो पूर्णांक ए और बी, यानी कि 2 और 9, हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे, ए और बी दिया हुआ था,
तो आपको क्या मिला था, 4 और 1 मिला था। ठीक है, उसी प्रकार दो पूर्णांक a और b दिए रहने पर प्रत्येक युग्म के लिए q एंड r, एक भागफल और एक शेषफल, दो पूर्णांक आपको इस तरह प्राप्त होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां शेषफल के लिए क्या कंडीशन है, शेषफल के लिए कंडीशन है बच्चों, ये देखो शेषफल कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो जानते हो, नीचे कभी शेषफल 0 हो, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, शेषफल 0 हो सकता है। ठीक है, भाजक 0 नहीं हो सकता। भाजक 0 क्यों नहीं हो सकता बताओ, ऊपर में p है, नीचे मान लो q है, क्या नीचे कभी 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, तो भाजक कभी 0 नहीं हो सकता और भाजक हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ 2 है और यहाँ शेषफल जो है 3 आ गया तो फिर से भाग लगा लोगे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाग शेषफल तभी बचता है जब यहाँ जो है ना, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 2 रहे, यानी कि छोटा हो जाए, तो हम ऊपर भाग का प्रोसेस जो है हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। शेषफल तभी बचता है, ठीक है, जब हमारा जो भाजक होता है वो शेषफल से जब तक बड़ा रहता है, या फिर ये कह लो कि शेषफल जो होता है ना वो भाजक से छोटा हो जाता है तो भाग की प्रक्रिया रुक जाती है। अर्थात बच्चों भाजक हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा, और शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी निगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना कि ना शेषफल कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यही हमने ना भाजक कभी 0 नहीं हो सकता, शेषफल कभी निगेटिव में नहीं जा सकता, हाँ 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो यही बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शेषफल 0 होगा, 0 हो सकता है, तो 0 के बराबर हमने दे दिया, और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी r की तरफ घूमेगा, r 0 से बड़ा होगा, इधर घूम गया। और अभी बताया था शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा, तो इस तरह से घूम गया। तो फाइनली आपको ये मिला कंडीशन। ये शर्त याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना तुमको एग्जाम में ऐसे ही ये क्वेश्चन मिलेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये जो प्रमेयिका है इसका वो यूज क्या है, कहाँ पे उपयोग होता है बच्चों? दो धन पूर्णांक का मोसो ज्ञात करने में, HCF ज्ञात करने में इसका यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखोगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग यानी यूज कहाँ होता है। तो दो धन पूर्णांक, दो पॉजिटिव इंटीजर के ना HCF हायर कॉमन फैक्टर फाइंड करने में होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, या अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो कुछ नहीं बच्चों, प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको समझो, देखो 6 जो है ना वो भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है, वो ऐसी संख्या जिसमें, ठीक है, अब देखो वो ऐसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे 6 में क्या हो रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 6 क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 1 और 6 से भी लग रहा है, 2 और 3 से भी लग रहा है, तो 6 क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो हमने भाज्य संख्या को तोड़ा है। ठीक है, तो क्या निकला, 2 और 3। ठीक है, तो अब 2 जो है, 2 और 3 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें या तो 1 से लगता है या तो स्वयं से भाग लगता है। ठीक है, 3 को क्या देख रहे हो, या तो 1 से लग रहा है या तो 3 से लग रहा है। 5 को क्या देख रहे हो, 1 से लगता है या 5 से लगता है। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से ही भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भी लगे और अन्य संख्या से भी, जैसे 6 में 1 से भी लगा, 6 से भी लगा और 2 और 3 से भी लगा, तो ये 6 क्या हो गया, भाज्य संख्या। लेकिन ये सब क्या हो गए, अभाज्य संख्या हो गए। ठीक है, आई होप बच्चों आप भाज्य अभाज्य समझ गए होंगे। अब देखो 6 एक भाज्य संख्या है, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंडन करते हैं बच्चों तो आता है 2 क्रॉस क्या 3 आता है। अब देखो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। आप भाज्य को क्या लिख रहे हो, अभाज्य गुने अभाज्य, यानी ये भाज्य है, 6 क्या है, भाज्य है,
2 अभाज्य है, बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे रहे हैं, 3 क्या है अभाज्य है। तो आप भाज्य को अभाज्य गुने अभाज्य लिख रहे हो ना। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या 2 और 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और एक बात और, ये जो अद्वितीय वर्ड लिखा हुआ है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अद्वितीय का मतलब ये हुआ बच्चों कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 एंड 3 के अलावा क्या दूसरा संख्या आ सकता है? बताओ, कोई दूसरा संख्या आ सकता है? एक को हम नहीं गिनते बच्चों, एक को हम काउंट नहीं करते हैं, एक छोड़ दो, ठीक है। 2 एंड 3 के अलावा क्या कोई दूसरी संख्या आ सकती है? कभी भी नेवर, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है जो दुनिया में एक ही हो। जैसे सूर्य देवता दुनिया में एक ही है, सूर्य जैसा कोई नहीं है, इसलिए उसे हम सूर्य देवता को हम अद्वितीय बोलते हैं। अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 एंड 3 के अलावा कोई नहीं आ सकता। तो 2 एंड 3 क्या है? 6 के गुणनखंड के लिए क्या है? अद्वितीय है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो यही हो गया बच्चों। आई होप समझ गए होंगे कि 6 एक भाज्य संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य को हम अभाज्य गुने अभाज्य के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, और अद्वितीय रूप से। बस इतना आपको याद रखना है। तो फाइनली आपका लैंग्वेज क्या हो गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम अद्वितीय रूप से क्या कर सकते हैं? व्यक्त करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रत्येक भाज्य को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? अद्वितीय रूप से। बस हो गया, सिंपल। तो 30 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है बच्चों। 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30 हो गया। तो 30 क्या है? एक भाज्य संख्या है, और 2, 3 और 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो आपने क्या देखा कि भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब बताओ 30 के गुणनखंड में क्या 2, 3 और 5 के अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। ये अद्वितीय रूप से हुआ कि नहीं हुआ? भाज्य को भाज्य गुने भाज्य लिखा आप, और अद्वितीय रूप से लिखा। यही आपका लैंग्वेज है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, बताओ ये 4 क्या है? भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है। 4 क्यों भाज्य है? क्योंकि 1 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और एक संख्या 2 से भी लग गया। 1 से स्वयं से भी लग गया और 2 से भी लग गया। 6 में क्या हो? 1 से भी लगा, चाहे 6 से भी लगा, 2 और 3 से भी लग गया। ये भाज्य है। लेकिन ये सारे के सारे ऐसे संख्या हैं बच्चों जिसमें 1 से और स्वयं से लगेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। तो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्या होंगे? 3 आपको भाज्य संख्या दे देंगे, उसमें एक अभाज्य घुसा देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों, ठीक है। आगे अब आओ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है बच्चों? ठीक है, वो 2 है, ठीक है। क्योंकि 2 में या तो 1 से लगेगा या तो स्वयं से लगेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। तो 2 को अभाज्य संख्या हम लिखते हैं, ठीक है। 2 क्या है? हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आ जाओ, अपरिमेय संख्या के बारे में तो जानते हो बच्चों, ठीक है। ये √2, √3, √5 और √11 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये भी देख रहे होंगे कि 2, 3, 5, 11, 17 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अर्थात बच्चों अगर रूट अंडर आपको अभाज्य संख्या दिख जाए, हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है कि रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या मिल जाए, तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। 3 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। 5 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे देखो, रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या पड़ा हो तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे 4 एक भाज्य संख्या है जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो भाग इसका क्या हुआ? स्क्वायर रूट होता है, पॉसिबल है। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया बाहर, रूट से बाहर आ गया। तो यहाँ क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो रूट के अंदर भाज्य संख्या पड़ा हुआ है और रिजल्ट आपको क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। बट रूट के अंदर अगर 10 को रख देते हो तो 10 को हम ना स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, रूट से बाहर नहीं आएगा 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो 10 भी एक आपका भाज्य संख्या था, 4 भी भाज्य संख्या है। बस फर्क इतना है कि 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल पॉसिबल है, तो वो 2 आ गया। 10 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। 8 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आ गया आपका 2√2 आ गया। और 2√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस तरह से देख लोगे, ठीक। आगे
अब देखो, परमेय और अपरमेय को गुना करोगे तो परमेय भी मिल सकता है या अपरमेय भी मिल सकता है। अगर परीक्षा में पूछे कि दो ना, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव परमेय होगा, अगर ऐसा पूछेगा तो गलत होगा। सदैव अपरमेय बोलेगा तो भी गलत होगा। हाँ, कभी परमेय और कभी अपरमेय पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, परमेय की जगह पे ना एक ही जगह पे पॉसिबल है कि वो परमेय दे सकता है। जब परमेय संख्या आप क्या ले लो, जीरो ले लो, क्योंकि जीरो जानते हो आप परमेय संख्या है। और जब जीरो लोगे तो उसके बगल में कुछ भी रख दो। इस अपरमेय के प्लेस पे हमने देखो, परमेय के प्लेस पे जीरो रखा है, अपरमेय के प्लेस पे √2 रखा है। जो भी मन है रख लो, क्योंकि जीरो से गुना होने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ जीरो में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, परमेय मिल जाएगा। अर्थात परमेय की जगह पे जब जीरो लोगे तभी परमेय और अपरमेय का गुणनफल जो होगा वो क्या आएगा, परमेय आएगा। जीरो के अलावा कुछ भी ले लोगे, ठीक है, तब वो क्या देगा, अपरमेय दे देगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, ये आपने परमेय लिया और ये क्या लिया, √3 और अपरमेय लिया। परमेय गुने अपरमेय, परमेय गुने अपरमेय, 2√3 आ गया। और 2√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये पाई है, पाई एक अपरमेय संख्या माना जाता है। भी आया क्वेश्चन, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है, उसको आपने 2 से गुना किया तो 2 पाई हो गया। और 2 पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि परमेय और अपरमेय को गुना करते हैं तो एक ही कंडीशन में परमेय देगा। ठीक है, रिजल्ट आपको परमेय मिलेगा जब जीरो ले लोगे, परमेय की जगह पे जीरो लोगे। जीरो के बियॉन्ड कुछ भी ले लोगे तो परमेय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय आ जाएगा। ठीक है, आ गया। एक परमेय और एक अपरमेय को जब भी जोड़ दोगे ना, परमेय और अपरमेय को जब भी जोड़ोगे, ऑलवेज गिव्स, जोड़ो तो और घटाओ तो। ठीक है, एक परमेय और एक अपरमेय होना चाहिए। जब भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये हमेशा आपको अपरमेय ही देगा। ठीक है, जैसे देखो, अपरमेय की जगह पे हमने क्या लिया, √2 ले लिया, और परमेय की जगह पे हमने क्या ले लिया, 1। तो √2 + 1 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और ये आपने अपरमेय लिया, पाई और अपरमेय संख्या है, उसमें से 2 लेस कर लो तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। ठीक है, आ गया। परमेय को पहले लिख लो, अपरमेय को बाद में लिखो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आपको क्या देगा, अपरमेय देगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी आप देख लो, शॉर्ट में देखते जाओ। अब देखो, परमेय डिवाइड्स अपरमेय। ठीक है, तो परमेय के बट्टा में अपरमेय लिखोगे ना बच्चों, तो ये कभी परमेय भी दे देगा और कभी अपरमेय भी दे देगा। ठीक है, अब देखो, परमेय के प्लेस पे वही कंडीशन फिर से आ गया। परमेय के प्लेस पे हमने जीरो ले लिया और परमेय के प्लेस पे पाई ले लिया। तो जीरो के बट्टा में कुछ भी रखते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जीरो के बट्टा में आप कुछ भी रखते हो तो आपको क्या मिलता है, जीरो ही मिल जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमने परमेय के प्लेस पे जीरो ले लिया और परमेय के प्लेस पे पाई ले लिया, तो जीरो बट्टे पाई क्या हो गया, जीरो आ गया। और जीरो क्या है आपका, एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमने परमेय के प्लेस पे 2 लिया और अपरमेय के प्लेस पे पाई ले लिया, तो 2/पाई हो या पाई/2 हो, डजेंट मैटर बच्चों। ठीक है, ये आपको क्या देगा, अपरमेय दे देगा। 2/पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे इसका उल्टा हमने लिया है, अपरमेय को पहले रखा है, अपरमेय को क्या रखा है, नीचे रखा है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो कभी हमको परमेय में अपरमेय मिलता है और कभी अपरिभाषित मिलता है। ठीक है, कभी क्या मिल जाता है, अपरमेय, और कभी क्या मिलता है, अपरिभाषित। जैसे देखो, हमने ऊपर क्या लिया, पाई लिया, लेकिन नीचे क्या लिया, परमेय संख्या के प्लेस पे 2 ले लिया, तो पाई/2 क्या है बच्चों, एक अपरमेय संख्या है। लेकिन हम नीचे परमेय के प्लेस पे तो जीरो भी ले सकते हैं ना बच्चों, तो परमेय के प्लेस पे हमने जीरो लिया और नीचे जीरो पॉसिबल है ही नहीं, तो पाई/0 क्या हो गया, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों। ठीक है, आगे है बच्चों कि दो अपरमेय संख्या को आपस में क्या करो, या ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो जोड़ दो या तो घटा दो। तो ये परमेय भी आ सकता है, कभी अपरमेय भी आ सकता है। अब देखो, -√2 जो है एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो ये -√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और √2 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो अपोजिट है दोनों का, और ना दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण तो सेम ही है, संख्या तो सेम ही है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये भी अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, और ये जो आया वो क्या है, आपका रिजल्ट जो है वो परमेय संख्या, अर्थात दो अपरमेय संख्या को जोड़ने के बाद क्या मिला आपको, परमेय मिला। अब देखो, ये ले लो, 2 - √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है,
अब देखो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 माइनस रूट थ्री आपको परीक्षा में पूछ लिया गया कि कौन सी संख्या है, तो 2 माइनस रूट थ्री क्या है, एक अपर में संख्या है बच्चों, ठीक है। और 2 प्लस रूट थ्री क्या है, ये भी एक अपर में संख्या है। तो दो अपर में संख्या को आपस में ऐड कर रहे हो, देखो रूट थ्री और रूट थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस प्लस है। तो 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो दो अपर में संख्या को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो पर ना रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, जोड़ने के बाद 4 आ रहा है। और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखा दो अपर में संख्या को जोड़ने के बाद क्या आता है, परिमेय भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस दोनों को आप ऐड करो तो √2 + 2√2 ना कितना हो गया, 1 और 1 2 ना, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ 1√2 था, यहाँ 2√2 है, तो ये दोनों ऐड करोगे 3√2 आ गया। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या, और रिजल्ट जो आया वो भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 में √3 जोड़ दो तो ये दोनों भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको अपरिमेय संख्या मिल गया। √2 में से √2 में से एक √2 घटा दो तो √2 आ गया। तो ये आपका जो घटा के आया वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप जोड़ो या घटाओ तो परिमेय भी मिल सकता है, कभी अपरिमेय भी मिल सकता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। आगे जब दो अपरिमेय संख्या को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कभी परिमेय भी मिल सकता है और कभी अपरिमेय भी मिल सकता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो √2 एंड √3 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर लो, √3 ना ये 6 हो गया, √6 हो गया। अब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये जो आया वो भी क्या है, अपरिमेय है। अब देखो 2√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक परिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो 2 तो ऐसे रह गया, लेकिन √2 से गुना होगा तो √4 हो गया। और ये दो जैसे है वैसे हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, दो दोनों क्या कर लो, 4 कर लो। देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, लेकिन जो रिजल्ट आया आपका वो 4 आया, और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपने देखा कि दो अपरिमेय संख्या को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ अपरिमेय मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, परिमेय मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज बिल्कुल सही है कि दो अपरिमेय संख्या को आप मल्टीप्लाई करो तो कभी अपरिमेय भी मिलेगा और कभी परिमेय भी मिल सकता है। अब देखो ना √2 एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, गुना करोगे तो √2 पाई हो गया, और ये √2 पाई भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये √8 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, गुना करोगे √16 हो गया, और 16 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 4 आता है, लेकिन 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आप समझ गए होंगे ये लैंग्वेज में क्या लिखना चाहता था, ठीक है। आगे आ जाओ अपरिमेय और अपरिमेय को गुना करो ना डिवाइड करोगे तो कभी परिमेय मिलेगा और कभी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। देखो रूट जब सेम ले लेते हैं, ऊपर भी अपरिमेय सेम टू सेम नंबर लेते हैं तो दोनों कट के क्या दे देता है, 1 दे देता है। और यहाँ √2 अपरिमेय संख्या भाग √2 अपरिमेय संख्या, और हमारा भागफल क्या आ गया, 1, और 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बट यहाँ पे देखो √3 बटे √2 ना, ये तो न कट सकता है, तो इसको ऐसे छोड़ दो, √3 क्या हो गया 2, और √3/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने अपरिमेय बटे अपरिमेय, यहाँ अपरिमेय बटे अपरिमेय परिमेय आ गया, यहाँ अपरिमेय बटे अपरिमेय अपरिमेय ही रह गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आपको आएंगे, बहुत तंग करेंगे, ठीक है। 2√12/√3 है, तो 12 को आप क्या करोगे, रूट ना इसका निकालोगे तो बच्चों 4 3 या 12 हो जाएगा ना। √12 को आप क्या लिखोगे, √12 को आप लिखोगे ना 4 × 3 लिख लोगे। तो 4 का तो पॉसिबल है, 4 का ना वर्गमूल 4 आया, 2 आ गया और 3 नहीं निकलेगा, ऐसे छोड़ दो। तो आप 12 के बदले में क्या लिख सकते हो, 2√3, हमने यहाँ पे लिखा भी है, 12 के बदले में 2√3 लिखा, √3 से √3 गायब हो गया, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो अपरिमेय संख्या को आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपका ना भागफल क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। और ये ठीक है, ये जो आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई/√2 क्या मिला आपको, एक अपरिमेय संख्या मिल गया, ठीक। आगे नोट में जो बात ध्यान रखना है, ये बात मैंने ना पिछले स्लाइड पे भी बताया कि पाई जो है ना बच्चों, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो आप मान लेते हो, मान क्या लेते हो, 3.14 लेते हो, ठीक है। और 3.14 एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो परीक्षा में ऐसा मत समझ लेना कि पाए का मान 3.14 है और पाए अगर ऊपर में है तो 3.14 भी क्या लेंगे, ऊपर में ही लेंगे। नहीं बच्चों, पाए 3.14 जो है ना, हमने दशमलव के बाद ये जा रहा है, सोन जा रहा है, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया है। अब 3.14 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो ये P/Q के रूप में हो गया। तो 3.14 एक परमेय संख्या है, 22/7 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन बस पाई जो है आपका क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बात एग्जाम में ध्यान रखना, हो सकता है ठीक है आपको ये क्वेश्चन तंग कर सकता है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, दिमाग में रखोगे, पाई एक अपरमेय संख्या है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। अब गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस, CF गॉस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इन्होंने अंक गणित का आधारभूत प्रमेय दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसलिए से याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो, गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, 144 का गुणनखंड करना है। एक दो हम गुणनखंड आपको देखना बताते हैं। देखो बच्चों, 144 का जब गुणनखंड करोगे तो भाग नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंत में 4 है तो 2 से तो भाग लग जाएगा। हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम, तो हम यहाँ पे 7 जितना टाइम पढ़ेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 14 तो काम हो गया हमारा, अब 4 बचा हुआ है, 2 को कितना बार पढ़ोगे कि 4 आ जाएगा, तो हमने 2 लिखा। ठीक, अंत में 2 है इसलिए फिर से 2 से लग जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक है, अब 7, 2 के पहाड़े में 7 आता नहीं है, तो 7 से कम ढूंढेंगे। 6 आता है तो 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया आपने जितना टाइम पढ़ा, और 7 में से 1 इतना 6 गया तो कितना बच गया, 1, और 1 पर 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो 2 को कितना बार पढ़ोगे तो 12, 6 बार ना, हमने 6 यहाँ पे लिखा। ठीक, अंत में 6 है तो फिर से ये 2 से लग जाएगा, हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अब तो बच्चों ईजी हो गया ना आपको, 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर अब यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 में कितना, 2 से नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 3, 3 तिया क्या हो गया 9। अब परीक्षा में पूछा क्या जाता है, अब देखो बच्चों 144 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखो 2 कितना टाइम आया, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर हमने क्या लिखा, 4 लिख लिया। 3 कितना टाइम आया बच्चों, 2 टाइम आया, 3 पर पावर 2 रख लिया। अब परीक्षा में पूछा क्या जाता है वो देखो, आपको परीक्षा में एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है, या 2 का अधिकतम घात क्या है। तो बच्चों 2 कितना बार आया है, 4 बार। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आएंगे ना 2 3 4, ठीक है 5, इस तरह आपका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो उसके लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके देख लोगे कि 2 कितना बार आता है, 2 का घात कितना होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि 156 में 2 का अधिकतम घात क्या है। ठीक है, तो 156 को जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, मैंने यहाँ पे करा है बच्चों। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 आ रहा है, तो 2 का अधिकतम घात क्या है बच्चों, 2 ही है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कर लेना कौन कौन सा यहाँ पे रखा गया है अभाज्य गुणनखंडन के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे 2 संख्याओं का अगर लॉसो एंड मोसो को आपस में गुना कर देते हो तो 2 संख्याओं का गुणनफल आता है। अब देखो मोसो को कैसे लिखा जाता है, SCF ऑफ A, B, यानी 2 संख्या A और B ले लोगे ना, तो उसका SCF ऐसे लिखा जाता है, और बीच में गुना। ठीक है, LCM ऑफ A, B, तो ये दोनों संख्या A और B आपस में क्या होते हैं, देखो रूल के हिसाब से गुणनफल हो जाते हैं। अब ये आपका मेन फार्मूला है और भी आया है, इसको याद रखोगे, यहीं से अब फार्मूला फूटेगा ना। अब देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से क्या हटा दोगे ना, B को हटा दोगे। ठीक है, या फिर ये मान लो कि LCM निकालना, SCF निकालना चाहते हो, तो जिसका मान निकालोगे उसको यहीं रखोगे। SCF हमको LCM का मान निकालना है मान लो, तो LCM को हमने यहाँ पे छोड़ लिया, और SCF ही मल्टीप्लाई में हो, राइट साइड में जाकर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से आपको निकल जाएगा। ये अगर आपको ये मालूम है तो फिर ईजी है, ये मेन फार्मूला बस याद रखना है। अगर SCF निकालना है तो कौन बट्टा में जाएगा बच्चों, इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो LCM ऑफ A, B किसके बट्टे में आ जाएगा, A गुने B के बट्टा में आ जाएगा। देखो आया ना, और मन हो गया कि नहीं आपको A का मान निकालो, B को बट्टा में लेके चले जाओगे, मन हुआ B का मान निकाले तो A को बट्टा में लेके चले जाओगे। ठीक है, लेफ्ट साइड आ क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन फार्मूला, और ये लास्ट वाला। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर A और B दोनों को गायब कर दोगे, दोनों को नीचे ले आ जाओगे, तो दोनों नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 0 रखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा।
तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो हमने दोनों संख्या a क्रॉस b जो यहाँ थे हमने दोनों को उठा के क्या लिया, नीचे लाया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है, सॉरी बच्चों, बगल में थोड़ा नॉइजिंग ज़्यादा हो रही है, शादी का माहौल है इसलिए। ठीक है, हम आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव इस लेक्चर में नहीं करवा पाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव ही करवा के हम आज क्लास ओवर करेंगे। अब आते हैं दशमलव प्रसार पे। ठीक है, दशमलव प्रसार बच्चों, परमेय संख्या जो होता है ना उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक होता है शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखो शांत वाले में क्या होगा, शांत वाले में 2 पर पावर समथिंग आ सकता है, 5 पर पावर समथिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह का हो गया आपका, ये शांत होगा और शांत होगा। पहले ये लैंग्वेज देख लो। ठीक है, और परमेय का जो होता है ना, परमेय का शांत और अशांत परमेय का ही होता है। शांत आवर्ती होना चाहिए, आवर्ती दिमाग में रखना है, शांत आवर्ती, आवर्ती देखो यहाँ भी आवर्ती लगा हुआ है, यहाँ भी आवर्ती लगा हुआ है, बस शांत पहले और शांत पहले। ठीक है, तो शांत आवर्ती अशांत आवर्ती परमेय संख्या का होता है। लेकिन अपरमेय संख्या का होता है, अशांत तो होता है लेकिन बच्चों अनावर्ती होता है। अब हम आपको समझाते हैं कि अनावर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 1 0.01 001 000 अब ये जाके 4 को 01 हो जाएगा। अर्थात बच्चों यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ना रुक रहा है, देखो सोन जा रहा है, ना रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो जब ना रुके दशमलव प्रसार, ठीक है, और ना रिपीट हो तो उसको हम अनावर्ती कहते हैं। नहीं रुकने के लिए अशांत वर्ड आता है बच्चों, और रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए अनावर्ती आ रहा है। रिपीट हो रहा है क्या, देखो ना, मान लो मैंने आपको दूसरा नंबर ले लिया, 2 ले लिया, ठीक, 2.0 या 2.12 लिया। ठीक है, अब अगर 1212 बार बार आता तब ना आप रिपीट होना होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे 112 आ रहा है, 1112 आ रहा है, 4 को 1 आ गया, फिर 2 आ गया। अर्थात बच्चों ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है। तो ऐसा चीज़ अगर आपको दिख जाए तो वो अशांत अनावर्ती होता है। और अशांत अनावर्ती किसका दशमलव प्रसार है बच्चों? अपरिमेय संख्या का। ठीक है, ये आप आई होप ये समझ गए होंगे आप, ये अशांत अनावर्ती इस तरह का जो दशमलव प्रसार आ जाएगा तो कह दोगे कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या। आप देख लेना कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये बात देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती। देखो 5/2 है, जब भाग दोगे 5 में 2 से तो 2.5 आएगा, 2.5। अब देखो क्या है, दशमलव प्रसार रुक गया ना बच्चों, ये क्या आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, ये रुक गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शांत आवर्ती। अब इसमें देखो 10 में 3 से भाग दो, ये 3.33333 जाते रहा। मतलब बच्चों क्या चीज़, 3 तो चलो दशमलव के पहले हमने 3 दशमलव लिखा, लेकिन ये जो 3 आ रहा है बार बार रिपीट होते जा रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो 3 रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिकरिंग डालते हैं। तो रिकरिंग वाला जब दिख जाएगा तो समझ जाना अशांत आना, मतलब रुक तो नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती हो गया। और अशांत आवर्ती किसका है? परमेय संख्या का ही है। शांत आवर्ती भी परमेय संख्या का है। इस तरह अब देखो इसके लिए क्या करो, एक ट्रिक समझो। अगर ट्रिक आपके माइंड में रहेगा तो फिर इजी से आप समझ जाओगे कि ये क्या है ना। शांत परमेय संख्या शांत कब होगा, अशांत कब होगा, ये देखो। मान लो कि 2 और 5 दो फ्रेंड है। ठीक है, 2 और 5 क्या है, 2 फ्रेंड है। और वो मान लो कि आपके किसी शहर में, बेगूसराय या पटना कहीं मान लो शहर में जाके रूम लेता है, और रूम लेके वहाँ पे वो रहेगा, अपना रूम में रहेगा। ठीक है, तो बच्चों जब भी बाहर आप जाते हो रूम लेने के लिए तो वहाँ एक ना रूम मालिक एक कंडीशन लगा देता है। वो ये लगाता है कंडीशन कि आपके दोनों के अलावे कोई आपके रूम पे नहीं आ सकते हैं। अर्थात 2 और 5 के अलावे कोई नहीं आ सकते। तो देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। हो सकता है बच्चों 2 जो है ना रूम पर होगा और 5 अपने घर गया होगा। हो सकता है किसी काम से घर आ जाता है, तो चलो ये हो गया। ठीक, तो 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, 2 है। क्या ये सही है, ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा बताओ, 2 घर आया होगा और 5 जो होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, रूम पर होगा। ठीक, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी सही कनेक्शन है। ठीक है, कथन सही है, 2 भी होगा रूम में, 5 भी होगा, यही कंडीशन है। और रूम मालिक ने ये भी कह दिया है कि तुम मेरे रूम को कभी खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है,
तो यही तीनों पॉसिबिलिटीज़ है कि जब सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, 2 और 5 दोनों रहे रूम में, तब पॉसिबल है। और ये क्या हो जाएगा, ट्रू कनेक्शन होगा, ट्रू ना, ये कथन सही होगा। और ऐसा होगा तो शांत होगा। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपको दे दिया 23 और बट्टा में दे दिया 8, ठीक है। तो 23 का मतलब बच्चों 23 ही हुआ, लेकिन 8 का मतलब 8 का जब भाज्य गुणनखंडन करोगे तो 2 कितना बार, 3 बार आया, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही है ना, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 है। 2 कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो ये पॉसिबल है। नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये शांत हो जाएगा। अब मान लो आपको दे दिया 73, अब बट्टा में दे दिया 25, तो 73 को 73 ही लिखो, और 25 को आप 5 गुने 5 लिख सकते हो, अर्थात 73 बट्टे क्या हो गया, 5 पर पावर 2 हो गया। तो 5 2 टाइम आया है ना बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 है। तो ये भी कनेक्शन क्या है, ये भी सही है। यहाँ भी शांत होगा, यहाँ भी शांत होगा, ठीक है। और ये शांत अशांत किसके लिए होता है, परिमेय के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो पर 73 लिख दिया और नीचे 2 गुने 5 दोनों लिख ना, इसका मतलब हो गया 73 बटे 10, और ये जब हटाओगे तो 7 दशमलव क्या मिला आपको, 3। देखो ये शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो भी क्या हो गया, शांत। सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, सिर्फ और सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहे तो भी शांत। लेकिन अगर मान लो 73 है और यहाँ 2 और 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, 3 को रूम मालिक पहचानता नहीं है, ये अलग पर्सन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि रूम मालिक इसे ना, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। मान लो 73 है और नीचे में क्या हो गया, 5 गुने 3 आ गया, ये भी अलाउ नहीं है। मान लो ऊपर 73 है और नीचे क्या हो गया, 7 गुने 3 हो गया, तो भी अलाउ नहीं है, क्योंकि 2 और 5 शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए। हमने 2 और 5 दो फ्रेंड के बारे में एक चर्चा चेक किया आपको, ठीक है। तो नीचे हर में देखना, अंश से आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे हर में देख लेना कि सिर्फ 2 हो तो भी शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 हो तो भी शांत हो जाएगा, और 2 और 5 दोनों हो तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी हो तो अशांत होगा, ठीक। और ऐसे अगर नहीं समझते हो तो एक थोड़ा ऑड लगेगा आपको, बट एक अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आपको समझ लो कि समझो कि 2 एंड 5 जो है ना वो हस्बैंड वाइफ, ठीक है। 2 एंड 5 क्या है, हस्बैंड वाइफ, और मान लो एक बेड, सपोज करो बेड। तो ये हो सकता है कि 2 जो है ना, 2 को आप हस्बैंड मान लो और 5 को आप वाइफ मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, तो हस्बैंड होगा रूम पे, ठीक है। और यहाँ से हम कनेक्शन, ये कंडीशन लेते हैं ना, हस्बैंड मान लो कि घर पे है और वाइफ जो है वो मायके में है। ये पॉसिबल है बच्चों, ये हो सकता है, ये ना ट्रू कनेक्शन है, ये ट्रू चीज़ें हैं, हो सकता है। ये हो सकता है एक हस्बैंड जो होगा ना कहीं बाहर खटने के लिए गया होगा, बाहर काम करने के लिए गया होगा, और वाइफ जो होगी वो रूम पे होगी, ठीक है। तो ये भी कनेक्शन सही है, ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है बच्चों कि 2 और ना 2 भी अपने घर पे ही हो ना, यानी हस्बैंड अपने घर पे हो और वाइफ भी ससुराल में हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट ठीक है, मान लो कि 2 अपने घर में हो और कोई तीसरा पर्सन साथ आ जाए उसके घर में बेड पे सोने के लिए, इट इज़ पॉसिबल, नो, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ना गलत कनेक्शन होगा। मान लो 2 है बाहर में, तो इसका यहाँ पे क्या 3 आ जाए और 5 जो है अपने रूम पे रहे, क्या ये सही कनेक्शन होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ कौन है, 2 और 5। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जो चीज़ें आपको सही लग रही है वही आपका शांत होगा, जहाँ पे गलत लग रहा है वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि सिर्फ 2 हो तो शांत होगा, सिर्फ 5 हो तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई बीच में आ गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलो एक बात और ध्यान में रखना कि अगर कुछ कटने वाला हो तो पहले काट लेना, ठीक है। देखो ये कटने वाला है, 3 को 2 टाइम पर हो और 3 को 5 टाइम पर हो, तो अब नीचे सिर्फ, आपको ऊपर से कोई मतलब, नीचे ध्यान देना, नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो क्या होगा, शांत होगा। 40 को जब तोड़ोगे, ठीक है, तो 8 5 40 है, 2 पर पावर 3 होगा और 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। 2 और 5 ही आया है, कितना टाइम आया उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन है तो 2 3 बार और 5 1 बार, तो 2 और 5 ही है नीचे में, तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कटने वाला है, इसको पहले काट लो, 5 सत्ते और 5 को 10 बार पढ़ो, 7 बट्टे 10 हो गया, ठीक है।
तो ये क्या है बच्चों, आपका नीचे 2 और 5 है 10 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, शांत। इस तरह से आप समझ गए होंगे शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, ठीक है। आओ फटाफट हम अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर लें, ठीक है। देखो 50 और 25 के मोसो और लॉसो का गुणनफल बताएं। तो बच्चों ये फॉर्मूला ही अभी आपको हमने बताया था, तो हमें मोसो और लॉसो निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देख लो, मोसो और लॉसो को गुना करने के बाद दोनों संख्या का गुना कर दो तो भी वही संख्या आएगा जो मोसो और लॉसो को गुना करने के बाद आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास दो संख्या है और दोनों का मोसो और लॉसो का गुणनफल निकालना है। तो मोसो और लॉसो का गुणनफल वही आता है जो दोनों संख्या का गुणनफल आता है। तो हमें मोसो निकाल के लॉसो निकाल के गुना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट गुना कर दो ना। 50 को 25 से गुना करोगे, ठीक है। तो 50 गुने 25, तो 25 को 5 बार पढ़ दो तो क्या हो गया, 125 हो गया। उस पर एक जीरो रख दो, ये हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1250। पाई कैसा संख्या है मैंने आपको बताया, पाई जो है, ठीक है। अच्छा इसमें से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय है, √2 भी एक अपरिमेय है। और ये देखो रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ये वहाँ 12 है, यहाँ 112 है, यहाँ 1112 है, यहाँ ना ये बढ़ ही रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही रुक रहा है। ये अशांत अनावर्ती है और अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यही परिमेय हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है ना। 12 का वर्ग निकालोगे तो 2√3 आएगा, √3 से √3 क्या हो जाएगा आपका, गायब हो जाएगा। तो बच गया 2 और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लास्ट वाला आपका क्या हो गया परिमेय। इसमें से कौन है जो भाज्य संख्या है बच्चों, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 21 आपका क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 1140 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 का अधिकतम घात कितना है। तो ये अधिकतम घात आप क्या करोगे, 144 का क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंडन करोगे। तो देखो 1100, ठीक है, ये कर लो इसका 2 से करोगे, 7 दूना 14, ठीक है, 2 दूना 4, 0 हो गया। फिर 2 से करो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12, 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, फिर 2 से करो तो 360 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों, 180। फिर 2 से करो, 180 का आधा क्या हो जाएगा, 90। फिर 2 से करो, ये 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45। फिर 2 से करो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगाओ, 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1440 बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, ठीक है, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। तो आपको पूछा गया था 2 का अधिकतम घात, तो 2 कितना बार आया बच्चों, 5 बार आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, 2 क्रमागत सम संख्या। तो 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो हमेशा 2 आएगा। कैसे आएगा, देखो मान लो आपने 2 क्रमागत 2 और 4 उठा ले, क्रमागत का मतलब लगातार, और 2 से तुम 4 में जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो गया, 2 दूना 4 और ये कट गया। तो यही ना आपका मोसो हो गया। अंतिम भाजक जो होता है ना वही आपका मोसो होता है। तो मोसो क्या हो गया, 2 आ गया। तो 2 क्रमागत, ठीक है, क्या संख्या का हो, 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो हमेशा 2 आता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पूछा कि 2 प्राकृत संख्या का लगातार संख्या पूछते हैं, उसका मोसो हमेशा 1 होता है। कैसे, मान लो कि 3 ले लो और 4 ले लो, ठीक है, 3 और 4 का मोसो पूछ रहा है। तो छोटा संख्या में से बड़ा संख्या में क्या करो, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 एका 3 हो गया, 1 बच गया, 1 से फिर से 3 में लगाओगे, ठीक, ये कट गया। और लास्ट ना आपका भाजक जो होता है, अंतिम भाजक ही क्या होता है, मोसो होता है। तो मोसो कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने देखा कि 2 लगातार संख्या प्राकृत संख्या का मोसो क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया, ठीक। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या चाहे कितना ले लो, ठीक है, अभाज्य संख्या में कुछ कॉमन ही नहीं होता 1 के अलावा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या दिख जाए तो उसका मोसो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, 1 आएगा। जैसे मान लो ना 2 अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले लो, 2 और 3 ले लो। 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ चीज़ है, नहीं है, तो उभयनिष्ठ 1 से 2 में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो 2 और 3 का अभाज्य ना मोसो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। आगे 2 परिमेय संख्या के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय पूछ दे तो और परिमेय पूछ दे तो 9th में आपने पढ़ा था 3 और 4 के बीच बोला जा रहा था कि 5 परिमेय संख्या निकाल। तो उसमें क्या 5 ही परिमेय संख्या होता है, नहीं, बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत, ठीक है। आगे
ये अब हम बताएंगे नहीं, ठीक है। आपको हमने बताया था कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए क्या कंडीशन था बच्चों, तो आपका ट्रू कनेक्शन क्या होगा, ये सी होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया था कि 0 लिख लो, आर लिख लो, फिर बी लिख लो, इधर घुमाओ, ऐसे घुमाओ और ऐसे कर दो, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। इस तरह का ये याद ही रखोगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग क्या है, मैंने पहले भी बता रखा है इसका कि दो धन पूर्णांक का मोसवा ज्ञात करने में, यानी एचसीएफ ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। आगे, दो संख्याएं सह अभाज्य कब कहलाती है। दो संख्या वो भाज्य है अभाज्य है फर्क नहीं पड़ता बच्चों, दो संख्या सह अभाज्य तभी कहलाएगी जब उसका मोसवा एक होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कोई भी संख्या उठा लो, जोड़ा उठा लो और उसका मोसवा कितना आ जाए, एक आ जाए, तो दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उस जोड़े को सह अभाज्य कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 73/2 और 5/3 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो आप 2 और 5 आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि शांत होने के लिए 2 और 5 ही चाहिए। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ना किसका पावर ज़्यादा है, 2 का पावर ज़्यादा है, 5 का पावर यहाँ ना क्या है, तो पावर से मतलब है, आपको पावर से मतलब है, तो पावर 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो आंसर होगा 4 अंक के बाद, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 4 अंक के पावर देखना है, पावर यहाँ 2 पर पावर ज़्यादा है ना बच्चों, घटने वाला तो नहीं है, देखा आपने कटने उठने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2 पर पावर 4 है, तो पावर देखना है आपको, पावर 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो आंसर आपका क्या होगा, 4 अंक के बाद, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में आपको हम बहुपद, द्विघात समीकरण और एपी का ऑब्जेक्टिव्स हम करवाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव ना हम आपको करवाएंगे, जो एग्ज़ाम में ऐसे ही आपके पढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव्स बनेंगे हम आपको वो दे देंगे ना, सजेस्ट कर देंगे, ये सारे सब्जेक्टिव्स आएंगे, आपको उसको एक बार देख लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक अपना तैयारी करते रहो। दूसरा सब्जेक्ट भी है, उसकी तैयारी करो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चल जाके वहाँ पे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स करवाए गए हैं, जिसमें ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाएंगे और दूसरा चीज़ नहीं करवाया गया। मैं काफ़ी संक्षिप्त में लेके निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।